Good morning. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Is this visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So already हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरा डायमैग्नेटिक मटेरियल, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि कुछ मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका हिस्टैरिसीस लूप फॉर डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, एंड कुछ मटेरियल के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होता है। तो उस इम्प्योरिटीज के वजह से इस मटेरियल के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारा और एक मटेरियल है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी सिलेबस में है, इसलिए हमें डिस्कस करना है, जैसे कि फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो फेरीमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम इसके बाद डिस्कस करें। तो पहले हम देख लेते हैं this loops for the hard and soft and soft material. Okay, so पहला हम देख लेते हैं फर्स्ट फॉर हार्ड स्टील। हार्ड तो हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस कर्व, ये सब क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अब तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। ठीक है, सो हार्ड जो स्टील होता है कभी कभी देता है कि ये जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इसका हिस्टैरिसीस लूप ड्रॉ तुम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसका हिस्टैरिसीस लूप कैसे बनेगा। सो हम तो जानते ही हैं कि एक एक्सिस में हमारा फील्ड होता है और एक एक्सिस में क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है। ठीक है, अब जो हमारा हार्ड स्टील है, ठीक है, हार्ड स्टील का हम जानते हैं कि इसका जो रिटेंटिविटी एंड कोएरिसिविटी होता है, ठीक है, रिटेंटिविटी एंड कोएरिसिविटी होता है, ठीक है, हाई रहता है हार्ड स्टील के लिए। तो इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। देखो, मान लो एक इधर ले लेते हैं, कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब ये जो इसका जो विड्थ है वो थोड़ा लार्ज होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो कोएरिसिविटी है ये हाई होता है, इसका रिटेंटिविटी भी हाई होता है। सो फॉर हार्ड स्टील हम लिख सकते हैं
due to its high retentivity power and large coercive force, this material is well suited for permanent magnet. ठीक है, इस हार्ड स्टील जो होता है इससे हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कोएसिविटी है या फिर इसका जो रिटेंटिविटी है यह हाई होता है। ठीक है, बट इट इज नॉट सुइटेबल फॉर ट्रांसफार्मर कोर। व्हाई? बिकॉज बिकॉज ट्रांसफार्मर कोर में जो मटेरियल हम यूज करते हैं उस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन का रैपिड रिवर्सल होना चाहिए, रैपिड रिवर्सल होना चाहिए। लेकिन परमानेंट लेकिन हार्ड स्टील के लिए क्या होता है, यहाँ पर रैपिड रिवर्सल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि रिटेंटिविटी एंड कोएसिविटी हाई होने के वजह से इसका जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन इजीली डिमैग्नेटाइज नहीं हो पाता। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट इज नॉट suitable for rapid reversal of magnetization as in transformer core. Okay, as in transformer core. ठीक है, अच्छा ये थोड़ा हेजी आ रहा है या फिर क्लियर आ रहा है, बताओ तो। सर हेजी आ रहा है। हेजी आ रहा है ना, वही तो। ठीक है, हम बोलते हैं। हाँ, तुम लोग थोड़ा लिख लो। देखो, ड्यू टू इट्स हाई रिटेंटिविटी पावर एंड लार्ज कोएसिव फोर्स, दिस मटेरियल is well suited for permanent magnet and it is not suitable for rapid reversal of magnetization as in transformer core. Okay, so ये हो गया हमारा हार्ड स्टील के लिए। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा, दूसरा जो मटेरियल है वो क्या है? रॉट आयरन। रॉट आयरन, दूसरा क्या है? रॉट आयरन। तो रॉट आयरन क्या होता है? इसका जो हिस्टैरिसीस कर्व बनता है या फिर हिस्टैरिसीस लूप बनता है वो थोड़ा पतला होता है कंपेयर टू हार्ड स्टील। ठीक है, थोड़ा पतला होता है ऐसा। तो ये एक हो गया हमारा फील्ड, इधर हो गया ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसका जो ये जो रॉट आयरन है इसका परमिएबिलिटी जो होगा वो अच्छा होगा, हाई होगा। ठीक है, इसके वजह से जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट रॉट आयरन से हम बनाते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द
हाई magnetic permeability and due to high magnetic permeability, it is suitable for force of electromagnet. Due to the high magnetic permeability, it is suitable for कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम जानते हैं कि उसका जो मैग्नेटाइजेशन है, उसका मैग्नेटाइजेशन इजीली डिमैग्नेटाइज्ड होना चाहिए, इजीली डिमैग्नेटाइज्ड होना चाहिए, तभी हम उसको एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रॉट आयरन। तीसरा थर्ड वन इज एलॉय स्टील। एलॉय स्टील होता है, जैसे कि हम सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। ठीक है, वो भी एक एलॉय स्टील है। और सिलिकॉन हम क्यों यूज करते हैं, ये हमने तो बताया कि स्टील के साथ हम सिलिकॉन क्यों ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम स्टील के साथ सिलिकॉन ऐड करेंगे तो उसका जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एलॉय स्टील के लिए ये जो लूप बनेगा रॉट आयरन से भी पतला होगा। ठीक है, रॉट आयरन से भी पतला होगा, क्योंकि एलॉय स्टील के लिए जो परमेबिलिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, तो इसका जो हिस्टैरिसीस लूप बनेगा जिस तरह से बनेगा। ठीक है, so for alloy steel it has a very high permeability and इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा, हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा होगा कि कम होगा, बताओ तो। फॉर एलॉय स्टील इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा? यहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। ठीक है, कम होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर कोएरिसिविटी बहुत कम है। सो वेरी लो hysteresis losses. This material is most suitable for transformer core. Okay, transformer core एंड आर्मेचर। जो आर्मेचर हम यूज करते हैं वहां पर भी ये एलॉय स्टील को हम यूज करते हैं। ठीक है, वहां पर भी हम एलॉय स्टील को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन स्टील हम वहां पर यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा हो गया तीनों मटेरियल, हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि हार्ड स्टील, रॉट आयरन एंड एलॉय स्टील। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है। लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने बताया था कि जब भी किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, उसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, उसका ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होता है एंड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो उसका जो प्रॉपर्टी है वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस करता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को लॉस करता है। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर और अबव क्यूरी टेम्परेचर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ बिहेव करते हैं, ये हम जानते हैं। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म जो लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म, ये टर्म, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म। तो जब भी
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, तो तुम लोगों को इसी तरह से लिखना होगा, ठीक है। ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है, लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। मैंने ये कई बार जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डिस्कस कर रहे थे, कई बार इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है एक्चुअली, देखो हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि आयरन इज मैग्नेटिक अप टू अबाउट 7 कितना डिग्री, या 763 डिग्री या फिर 799 डिग्री, ठीक है। एंड above this point, and above this point it becomes non-magnetic, ठीक है। non it becomes above this it becomes non-magnetic, okay, it becomes non-magnetic. So at a temperature higher than certain value, at a temperature higher than a certain value, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड, क्या कहते हैं, क्यूरी पॉइंट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मटेरियल लॉस या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अबव द क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, द डोमेन ऑफ स्ट्रक्चर टेंड टू डिस्टर्ब, ठीक है। एंड इस टेम्परेचर के ऊपर ये जो मटेरियल है ये पूरा का पूरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सो लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इसे ही कहते हैं, लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इसे ही कहते हैं जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब उसका जो वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को लॉस करता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। उसके बाद तो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, जब भी हम टेम्परेचर को हीट कम करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, तब वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसका प्रॉपर्टी गेन कर लेता है, ठीक है। सो जब भी लॉस ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म ये टर्म यूज होगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो कुछ इम्प्यूरिटी होता है, ठीक है, कुछ इम्प्यूरिटीज होता है, इम्प्यूरिटीज इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इम्प्यूरिटीज इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। कुछ कुछ इम्प्यूरिटीज होता है, जैसे कि इम्प्यूरिटीज क्या होता है, जैसे कि कार्बन होता है, मैंगनीज होता है, कॉपर होता है, सिलिकॉन होता है, ये सारे के सारे क्या है, ये एक इम्प्यूरिटी होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड अपॉन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। और इस इम्प्यूरिटी के वजह से क्या होता है, द परमिटिविटी डिक्रीज एंड हिस्टेरिसिस लॉस इन इंक्रीज, ठीक है। सो देखते हैं कि किस इम्प्यूरिटी के वजह से मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर कितना इफेक्ट आता है और कैसा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं आयरन, ठीक है। एक मटेरियल हम ले लेते हैं जैसे कि आयरन, और इम्प्यूरिटी, पहला इम्प्यूरिटी जो है मानते कार्बन, कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी ऑन आयरन
इफेक्ट ऑन आयरन, ठीक, आयरन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। तो पहला जो इम्प्योरिटी है क्या है, कार्बन है। तो कार्बन के वजह से क्या होता है कि आयरन का जो परमिएबिलिटी है वो परमिएबिलिटी घट जाता है, मतलब कार्बन जितना ज्यादा होगा इट डिक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ आयरन, ठीक है। एंड इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से इसका जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। कार्बन की वजह से पहला क्या है, देखो कार्बन इम्प्यूरिटी अगर आयरन में रहेगा तो इसके वजह से इसका परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा एंड इसका रेजिस्टिविटी, इसका रिटेंटिविटी, कोएसिव फोर्स जितना सारा है सब इंक्रीज कर जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा तो हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ जाएगा, कोएसिविटी रिटेंटिविटी इंक्रीज करेगा तो हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ जाएगा। और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करने से क्या होता है, हम जानते हैं कि मटेरियल का जो एडी करंट लॉस है वो बढ़ जाता है। सो इन सबको ये कार्बन अगर ज्यादा होगा तो इसका इफेक्ट आयरन पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इट डिक्रीजेस परमिएबिलिटी, ओके, परमिएबिलिटी एंड permeability, but there is increase in resistivity, retentivity, coercive force and energy loss। तो ये सब अगर इंक्रीज कर जाएगा तो ऑब्वियसली इसका जो एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका एनर्जी लॉस बढ़ जाएगा। तो ये एक इम्प्योरिटी है। दूसरा इम्प्योरिटी क्या है, दूसरा इम्प्योरिटी मैंगनीज। दूसरा इम्प्योरिटी क्या है, मैंगनीज, ओके। सो मैंगनीज, मैंगनीज के क्या होता है कि अगर ये जो मैंगनीज है, ठीक है, ये मैंगनीज का परसेंटेज अगर मोर देन 30% हो जाएगा, अप टू 30% तक ठीक है, ठीक है, लेकिन 30% से अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसके अंदर अब मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ इट इज more than 13%, if it is more than 30%, the steel becomes practically non-magnetic, okay, non मैंगनीज का परसेंटेज अगर 30% से कम रहेगा तो ठीक है, लेकिन मैंगनीज का परसेंटेज अगर 30% से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, स्टील एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सो ये एक दूसरा इम्प्योरिटी है। थर्ड क्या है, थर्ड कॉपर। कॉपर, तो आयरन के ऊपर कॉपर का इफेक्ट क्या आएगा, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर कोरोशन रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो इट मेक्स स्टील कोरोशन रेजिस्टेंस and magnetic property and magnetic properties are not
much affected if copper is present up to 0.5%. Okay, so it makes steel corrosion resistance. ठीक है, it makes steel corrosion resistance and magnetic property are not much affected it if copper is present up to 0.5%. ठीक है, so कॉपर, अगर कॉपर का जो परसेंटेज है अप टू 0.5% तक रहेगा तो इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाले। लेकिन जब भी इस परसेंटेज के ऊपर आ जाएगा, कॉपर का परसेंटेज अगर मान लो कि 0.5% से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तब ये मटेरियल का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा। मतलब मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड वन, कॉपर। एंड और एक जो है जिसको हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन, तो हम जानते हैं कि सिलिकॉन को हम 4 to 5% तक ही हम यूज करते हैं स्टील के साथ, उससे ज्यादा नहीं यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का काम क्या है, सिलिकॉन रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, सिलिकॉन रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करता है एंड इसका जो एडी करंट लॉस है उसको डिक्रीज करता है। तो सिलिकॉन का इफेक्ट आयरन के ऊपर क्या होता है देखते हैं। इसके वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है। अब बताओ तो इंक्रीज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अगर हम इंक्रीज होगा, इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इसका जो एडी करंट लॉस है वो कम हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जब एडी करंट लॉस को हम डिस्कस कर रहे थे तब भी हम बता दिया था कि सिलिकॉन का इफेक्ट क्या होता है। सिलिकॉन ऐड करने से क्या होता है, मटेरियल का रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है और मटेरियल का रेजिस्टिविटी अगर बढ़ जाएगा तो उसका एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, सो इसके वजह से हम सिलिकॉन यूज करते हैं। और क्या होता है, सिलिकॉन यूज करने से इसका जो परमिएबिलिटी है, इसका परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। और इसका परमिएबिलिटी इंक्रीज करने से क्या होता है, जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस बट हिस्टैरिसीस लॉस and eddy current loss are decreased। ये दोनों लॉसेस क्या होता है, ये दोनों लॉसेस कम हो जाता है। ठीक है, ये दोनों लॉसेस कम हो जाता है। और कुछ कुछ मटेरियल है, इन मटेरियल का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है अगर कम होगा तो। ठीक है, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये जितना सारा मटेरियल होता है, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इतना सा ये सारा मटेरियल क्या होता है, दिस शुड बी reduced to minimum as they are harmful। ठीक है, इन सबको मिनिमम रखना है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा इम्प्योरिटी। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो अगर इम्प्योरिटी पूछा जाएगा तो ये सारे के सारे जो इम्प्योरिटी है, जैसे कि कार्बन, मैंगनीज, कॉपर, सिलिकॉन, ये सब इम्प्योरिटी है।
तो इसका इफेक्ट क्या होता है आयरन के ऊपर, ये सब हमने देखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्प्योरिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो थोड़ा देखो, ठीक है। ओके, तो अब अ, अ, ये जो जो मटेरियल है हमने हमने डिस्कस किया है, मटेरियल जो कि हार्ड मटेरियल है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। अब इसका अ, कुछ डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है, इसका हम डिफरेंस देखेंगे। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड हार्ड मैग्नेटिक। एक तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स है, एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, ये हमने डिस्कस किया है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किए हैं। सो इन दोनों के बीच अब कुछ डिफरेंस को हम देखेंगे। ये कभी कभी एग्जाम में आता है, ठीक है, कि डिफरेंस सॉफ्ट मैग्नेटिक और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो डिफरेंस होता है या फिर कंपैरिजन होता है, उसको लिखना है। ठीक है, सो पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, ये जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये क्या होता है, द magnetic material can be easily magnetized and demagnetized. Okay, ये मटेरियल जो है सॉफ्ट मटेरियल, ये इजीली मैग्नेटाइज्ड होता है एंड डीमैग्नेटाइज भी होता है। क्यों होता है, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फॉर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इसका जो मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन है उतना इजीली नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर द हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज। ठीक है, और ये मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, देखो, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इसका परमिएबिलिटी जो होता है हाई होता है। दे हैव हाई परमिएबिलिटी। ठीक है, और ये जो मटेरियल है, मटेरियल क्या होगा, दे हैव लो परमिएबिलिटी। अब इसका परमिएबिलिटी हाई है। ठीक है, इसका परमिएबिलिटी हाई है, लेकिन हिस्टैरिसीस जो कर्व बनता है, ठीक है, वो पतला होता है। सो ये फॉर दिस मटेरियल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इज नॉट हाई। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इज नॉट हाई। लेकिन हमारा जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसके लिए मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होता है वो हाई होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका रेटेंटिविटी कोएसिविटी दोनों ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैग्नेट यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड
इज हाई। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? इसका जो हिस्टेरिसिस लॉस होगा, हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है। क्यों? ड्यू टू स्मॉल हिस्टेरिसिस लो। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लो हिस्टेरिसिस लॉस ड्यू टू स्मॉल हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, लेकिन फॉर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इसके लिए क्या होगा? हिस्टेरिसिस लॉस लार्ज होता है। ठीक है, लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो हिस्टेरिसिस लूप एरिया है, जैसे कि हमने दिखाया यहाँ पर देखो, फॉर हार्ड स्टील के लिए इसका हिस्टेरिसिस एरिया जो होता है लार्ज होता है। हिस्टेरिसिस एरिया लार्ज होने का मतलब क्या है? हिस्टेरिसिस लॉस भी हाई होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लार्ज हिस्टेरिसिस लॉस ड्यू टू लार्ज हिस्टेरिसिस लूप, लार्ज हिस्टेरिसिस लूप एरिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? सर 10:20 सर। 10:20 से। तो टाइम तो खत्म होने वाला है। अच्छा ठीक है, सुनो अभी टाइम खत्म होने वाला है, तो ठीक है आज का क्लास यहीं तक, यहीं तक हम छोड़ते हैं। ये सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल का और भी 4 पॉइंट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना तक ही।